ओके, तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट मलेरिया। हम सबसे पहले मलेरिया को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अब आपको पता होगा हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कम्युनिटी मेडिसिन का, जो कि था कम्युनिकेबल डिजीज़। वहाँ मैंने ये बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड हो रही होती हैं। और वहीं पे मैंने ये बताया था कि आपके पास कुछ ऐसी टाइप की डिजीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़, जो किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू स्प्रेड हो रही होती हैं। तो मलेरिया भी आपकी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जो अपना वेक्टर किसको बनाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मलेरिया एक डिजीज़ है, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है, तो वो प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट की वजह से होती है। अब प्लाज्मोडियम अपना वेक्टर किसको बनाता है, तो वो अपना वेक्टर बनाता है मॉस्किटो को, ठीक है। तो मलेरिया एक डिजीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। और प्लाज्मोडियम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्प्रेड किस तरह होता है, तो वो मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आई नीड अ ब्लैंक पेज। ओके, तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? इसको मलेरिया हो गया, इसको एक ऐसे मॉस्किटो ने बाइट कर लिया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, ठीक है? फिर क्या होगा, अब ये आपका एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है जो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? अब क्या होगा, या तो यही आपका ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ये इसको बाइट कर लेगा, या तो फिर कोई और मॉस्किटो आके इसे बाइट करेगा जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, वो इसके ब्लड के थ्रू प्लाज्मोडियम को गेन कर सकता है और फिर यही वाला आपके पास जो मॉस्किटो है वो इसको बाइट कर सकता है, ठीक है? तो इस तरह एक इंसान से दूसरे ऑर्गेनिज़्म में ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के थ्रू ये जो प्लाज्मोडियम है ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़, ठीक है? अब इसके थ्रू भी आप देख सकते हो कि मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले एक प्लाज्मोडियम होता है जो कि आपको मलेरिया करवा रहा है, वो किसको अपना वेक्टर बनाता है, तो वो मॉस्किटो को अपना वेक्टर बनाता है। मॉस्किटो आपका इस इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम को लेकर आएगा और वो आपको इन्फेक्ट कर देगा। सो फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन, और फिर ये जो प्लाज्मोडियम है ये आपके लिवर को अटैक करता है, तो आपके लिवर के अंदर इन्फेक्शन होगा। और बेसिकली प्लाज्मोडियम का काम है आपके रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना। तो वो प्लाज्मोडियम आपके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, आपके लिवर में इन्फेक्शन करवा रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि वही जब ब्लड इन्फेक्टेड जो ब्लड है उसको आके कोई दूसरा मॉस्किटो सक कर रहा है और फिर वो मॉस्किटो किसी दूसरे इंसान को जाके बाइट कर रहा है। तो इस तरह एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ये जो प्लाज्मोडियम है ये इन्फेक्शन कॉज़ करवा रहा है, ठीक है? तो आई जस्ट होप कि ये क्लियर होगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो इनटू डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मलेरिया किसके थ्रू स्प्रेड होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू स्प्रेड होता है। हम अभी बात कर चुके हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू स्प्रेड होता है। फिर किन मंथ्स के अंदर आपको मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो जुलाई टू नवंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पे इन मंथ्स में हैवी रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसलिए आपको पता है कि जो बारिश के जितने भी दिन होते हैं उनमें मॉस्किटो की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए मलेरिया की डिजीज़ भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इन मंथ में और इन डेज़ में, ठीक है? अब जो इन्फेंट्स होते हैं वो फीटल हीमोग्लोबिन की वजह से, और जितने भी एनीमिक पेशेंट होते हैं जैसे कि G6PD के पेशेंट हैं, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हैं, ये सब आपके मलेरिया से प्रोटेक्टेड होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल G6PD के पेशेंट हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका ये जो प्लाज्मोडियम है ये किसको जाके अटैक करता है, ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है? अब एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है, वैसे ही आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर है भी, तो आरबीसी के साथ-साथ प्लाज्मोडियम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो मलेरिया नहीं करवा पाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ आपके ये जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं वो सेफ होते हैं मलेरिया से, क्योंकि उनके अंदर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। देन आपको मैंने कहा कि आपका ये जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, तो वो एक मॉस्किटो की वजह से होता है। तो अब मॉस्किटो भी आपके पास 2 टाइप के होंगे। सबसे पहले मॉस्किटो की स्पीशी कौन-सी होती है, तो वो होती है एनोफिलिस। अब एनोफिलिस आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैल्सिफेरस, दूसरे होते हैं स्टेफेंसी। जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्टेफेंसी इन्फेक्शन कर रहा होता है, और रूरल एरियाज़ में आपको कैल्सिफेरस नाम के मॉस्किटो मिलेंगे, ठीक है? तो ये हमने बात कर ली मॉस्किटो की। अब हम बात करेंगे अपने पैरासाइट की, मीन्स अपने प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम आपके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है? अब आपको याद करना है कि आपके जो स्टार्ट के 3 हैं, इन सबके साथ मैंने क्या लिखा हुआ है कि सब के सब टर्शियंस हैं, ठीक है? स्टार्ट के ये जो 3 हैं, ये सब के सब टर्शियंस हैं, और आपके लास्ट का ये जो मलेरिया है, ये क्वार्टन है। मैं आपको बताती हूँ टर्शियंस और क्वार्टन की मीनिंग क्या होती है। तो टर्शियंस मीन्स वो आपके वो प्लाज्मोडियम जो कि हर 48 आवर्स बाद फीवर्स और चिल्स करवाएँगे, और क्वार्टन्स वो होते हैं जो कि हर 72 आवर्स बाद फीवर्स और चिल्स करवाते हैं।
तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जितने भी आपके पास फेल्सीफेरम हैं, जितने भी वाइवेक्स हैं और जो ओवेल हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? टर्शियंस हैं। और ये जो प्लाज़्मोडियम मलेरी है, जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी, ये क्या है? ये आपके पास क्वार्टियन है, ठीक है? तो अब एमसीक्यू किसी भी तरह बन सकता है। हो सकता है आप डायरेक्टली पूछ लें कि टर्शियंस क्या होते हैं, हो सकता है आप डायरेक्टली पूछ लें कि क्वार्टियंस क्या होते हैं। हो सकता है कि आपको बोलें कि फेल्सीफेरम कितने टाइम बाद फीवर जो चिल्स करवाएगा, तो यू मस्ट नो 48 आवर्स बाद करवाएगा। या अगर मलेरी का पूछ लें, प्लाज़्मोडियम मलेरी का पूछ लें कि वो कितने टाइम बाद आपको फीवर्स करवा रहा है, तो वो 72 आवर्स बाद करवा रहा है। अब हो सकता है आवर्स को डेज़ में चेंज कर दें, तो यहाँ पे आपके 2 डेज़ होंगे, यहाँ पे आपके पास 3 डेज़ होंगे, ठीक है? उप्स! यहाँ पे आपके 3 डेज़ होंगे। तो एमसीक्यू किसी भी तरह बन सकता है, आपको जस्ट अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप ईज़िली अपना आंसर कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये तो आपके थे प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स जो कि मलेरिया करवा रहे थे। अब सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं? तो वो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाउस की वेंटिलेशन ठीक नहीं है या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़। जिन भी जगह पे एग्रीकल्चर का वर्क ज़्यादा हो रहा होता है, आपको पता है, वहाँ पे भी जो मॉस्किटो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। तो इसलिए आपको मलेरिया के पेशेंट भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, सिंपल। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब तक आपकी ये जो डिज़ीज़ है कम्युनिकेबल रहती है? तो जब तक गैमेटोसाइट ब्लड के अंदर है, जब तक ये दिस सॉरी जब तक ये आपका प्लाज़्मोडियम बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर है, तब तक आप उस डिज़ीज़ को स्प्रेड कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद आपकी ट्रांसमिशन किस-किस तरह से हो सकती है? तो एक तो हमने बताया वेक्टर के थ्रू डायरेक्टली हो रही है, ठीक है? हो सकता है कि वेक्टर यानी कि मॉस्किटो के थ्रू हो रही है, फिर हो सकता है कि आपने किसी इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा लिया है, तो भी हो सकती है। फिर हो सकता है कि कंजेनिटली इन्फेक्टेड मदर से बेबी के अंदर मलेरिया आ जाए, या फिर आपके ये जो मैन और जो चिंपैंज़ीज़ होते हैं, मीन्स हम इसके रिज़र्वायर हैं, तो हम भी जो प्लाज़्मोडियम का जो पैरासाइट होता है उसको लेके अपने ब्लड में फिर रहे होते हैं और हम डिफरेंट मॉस्किटोज़ के थ्रू इसको स्प्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो इसके 2 स्टेजेस होते हैं। एक होती है कोल्ड स्टेज और एक होती है हॉट स्टेज। कोल्ड स्टेज में उसको क्या होगा, फीवर्स होंगे, उसको सर्दी लगेगी। हॉट स्टेज में क्या होगा, उसको फीवर होगा, हेडेक होगा और उसको गर्मी लगेगी। ठीक है? तो ये इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। अब आपसे ये पास्ट पेपर में एमसीक्यू पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा इन चारों में से, ये जो 4 हैं, इन चारों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन-सा होता है? तो ये जो आपका प्लाज़्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये सबसे ज़्यादा डिज़ीज़ कॉज़ करवा रहा होता है। ये आपको 4 तरह से मलेरिया करवा सकता है। सेरेब्रल मलेरिया के आपको ब्रेन इश्यूज़ होंगे, अल्जिड मलेरिया के अंदर वॉमिटिंग, डायरिया और ये सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। सेप्टिक मलेरिया के अंदर क्या होता है, ये टाइफाइड को मिमिक करता है, आपको हेपेटोरेनल सिंड्रोम मीन्स आपको लिवर और किडनी में इश्यू हो सकते हैं और स्प्लेनिक रप्चर भी हो सकता है। ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा ये ब्लैक वाटर फीवर भी करवा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको आपके आरबीसीज़ की इतनी ज़्यादा हीमोलाइसिस देखने को मिलती है, साथ आपको हीमोग्लोबिनूरिया मीन्स आरबीसी टूटेंगे, उनमें से हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन यूरिन के में आपको देखने को मिलेगा और साथ आगे जाके एआरएफ मीन्स एक्यूट रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करवाने वाला प्लाज़्मोडियम फैल्सीपेरम है, ठीक है? और हाँ, साथ यहाँ पे इनके इंक्यूबेशन पीरियड भी लिखे हुए हैं, तो फेल्सीपेरम का 12 डेज़ है, वाइवेक्स का 14 डेज़ है, ओवेल का 17 है और मलेरी का 28 डेज़ है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होते हैं? तो इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स वो पीरियड कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ इस पिक्चर से, ठीक है? तो इस प्लाज़्मोडियम ने इस इंसान को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ से लेके तक का टाइम जब तक इसने इन्फेक्शन कॉज़ किया और सिम्पटम्स आना शुरू हुए, ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा पीरियड होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सही है? ओप्स। ओके, तो हम बात कर रहे थे इंक्यूबेशन पीरियड की, तो मैं आपसे कहती हूँ कि फेल्सीपेरम है, वाइवेक्स है, ओवेल है और मलेरी है, ठीक है? तो फेल्सीपेरम का 12 डेज़ है, वाइवेक्स का 14 है, ओवेल का 17 है और मलेरी का 28 है, ठीक है? तो आपको ये सारे के सारे जो इंक्यूबेशन पीरियड हैं, वो याद रखने हैं। उसके बाद भई नेक्स्ट आपसे डायग्नोसिस पूछी जा सकती है, तो आपने क्या बताना है कि ब्लड स्मेयर्स के थ्रू हो सकती है, सीरोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हो। जो मोस्ट फेमस इसका टेस्ट पूछा जाता है एमसीक्यू में, वो है रैपिड डायग्नोस्टिक डिप्स्टिक टेस्ट, जो कि आप इसका करवाते हो, ठीक है? ट्रीटमेंट के लिए आप फार्मा जब पढ़ोगे तो वहाँ पे एक अलग से आपका एक टॉपिक है एंटी मलेरियल ड्रग्स, उसके अंदर आप बहुत सारी ड्रग्स पढ़ोगे जिसके अंदर अमाइनोक्विनोलोन्स भी होंगी। अब जो भी इससे रेजिस्टेंट होंगे उनके लिए क्लोरोक्वीन है, इसके अलावा पायरामिथापिन, प्राइमाक्विन, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि एंटी मलेरियल है और आप उनको मलेरिया के पेशेंट्स को दे सकते हो, ठीक है? अब आपको इसको प्रिवेंट किस तरह करना है, तो वो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपने मच्छर से बचना है, आपने मच्छर को किल करना है, आपने जो पानी है उसको खुला नहीं रखना, दीज़ आर द बेसिक थिंग जो कि हमें पता होनी चाहिए। देन आपको ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक ना मलेरियल इरेडिकेशन प्रोग्राम था जो कि पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो फेल हो गया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि वो फेल क्यों हो गया? तो उसका फेल
का फेलियर का रीज़न ये था कि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे पाकिस्तान में। इसके अलावा जो प्लाज़्मोडियम था वो डीडीटी रेज़िस्टेंट हो गया था। डीडीटी एक स्प्रे था जो कि मलेरिया के लिए किया जाता था, लेकिन प्लाज़्मोडियम उससे रेज़िस्टेंट हो गया तो वो उससे किल नहीं हो रहा था। इसके अलावा जो हमारी पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इसकी वज़ह से आपका ये जो मलेरियल इरेडिकेशन प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान में फ़ेल हो गया। और ये भी अगेन एक प्रोग्राम था रोल बैक मलेरिया। तो अब हम जल्दी से रिवाइज़ करते हैं, हमने आज क्या पढ़ा? प्लाज़्मोडियम आपका मलेरिया को स्प्रेड करेगा, मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है, जो कि 2 तरह के होते हैं, एनोफिलिस कैल्सीफेरस और एनाफिलिस डेफेंसी। फिर हमने देखा कि इन्फेंट जी6पीडी के पेशेंट और सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं, वो सब मलेरिया से प्रोटेक्टेड होते हैं। 4 तरह के प्लाज़्मोडियम हमने देखे, जिनमें से शुरू के 3 जो होते हैं, वो टर्शियंस होते हैं, ऑल्दो द मलेरियल होता है, प्लाज़्मोडियम मलेरियल होता है, वो क्वार्टेन होता है। फिर हमने सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स भी कुछ देखे, जैसे कि वेंटिलेशन हाउस की सही ना होना और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जहाँ पे होगी, वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा दिखने को मिलेगा। फिर हमने डिफरेंट तरह से इसके कम्युनिकेबल सिनेरियोज़ देखे, किस-किस तरह स्प्रेड हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स 2 तरह के होते हैं, कोल्ड स्टेज भी होती है और स्टेज भी होती है। तो प्लाज़्मोडियम फैल्सीपेरम में सबसे ज़्यादा डेंजरस है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यही करवा सकता है। ये आपको सेरिब्रल मलेरिया, सेप्टिक मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर और अल्जिड मलेरिया ये सब करवा सकता है। डायग्नोसिस के लिए ब्लड स्मेयर, सीरोलॉजिकल टेस्ट और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपने अमाइनोक्विनोलोन्स देनी है, क्लोरोक्विन्स देनी है, पायरामीथ्रिन, प्रामाक्विन देनी है। प्रिवेंशन के लिए आपने बेसिक चीज़ें करनी है। ये प्रोग्राम था जो कि पाकिस्तान में चला था और वो इन रीजंस की वजह से फेल हो गया। तो एज़ आई टोल्ड यू कि हम लम्प्स के पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उन सब में कभी न कभी कोई न कोई एमसीक्यू बन जाता है, तो आपको सब कुछ याद करना है जो हमने पीछे एक पेज डिस्कस किया है। इसके अलावा भी ये जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक एमसीक्यू जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मलेरिया का वेक्टर बताओ। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो एंग्जायटी में ये गलती कर देते हैं कि वो ह्यूमन और चिंपैंज़ीज़ लगा के आ जाते हैं। हम जो हैं ह्यूमन जो है हम रिज़र्वायर होते हैं। जो वेक्टर होता है मलेरिया का वो एनाफिलिस ही होता है और ये बात मैं बार-बार बता चुकी हूँ। तो कीप इट इन माइंड। उसके बाद कौन है जिसकी वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है? तो प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स की वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो डब्ल्यू एंड वी ये आस-पास भी होते हैं और ये सेम भी लग रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जिसकी वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन है? वाइवेक्स है। तो इसको ऐसे याद रखो। फिर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि कौन है जो कि कॉम्प्लिकेशंस करवाता है, कौन है जो कि सेरेब्रल मलेरिया करवाता है, कौन है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट है। तो इन तीनों का आंसर क्या होगा? प्लाज़्मोडियम फैल्सीपैरम होगा। सही है, मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा डेंजरस फैल्सीपैरम है तो वो कॉम्प्लिकेशंस करवा रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये अल्जिड मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया और इसके अलावा ब्लैक वाटर फीवर ये सब करवाता है कौन? प्लाज़्मोडियम फैल्सीपैरम। और इंक्यूबेशन पीरियड अगर मैं आपको अभी रिवाइज़ करवाऊँ तो हमने 4 देखे थे। किस-किसका? फैल्सीपैरम, वाइवेक्स, ओवेल एंड मलेरी। ठीक है, और हमने कैसे याद किया था? 12, 14, 17 एंड 28। तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। तो सबसे शॉर्टेस्ट किसका है? फैल्सीपैरम का है। सही है, तो ये आपका एमसीक्यू का आंसर है। उसके बाद फिर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, ये आप माइक्रो में पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू दिखा मुझे तभी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि प्लाज़्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है उससे आप क्या कहते हो? उसको आप स्पोरोगेनी कहते हो। सही है, फिर ये क्वेश्चन किया जाता है कि एनाफिलिस की जो बाइट होती है, एनाफिलिस कब बाइट करता है? ये जो मॉस्किटो है कब बाइट करता है? तो ये दिन के टाइम बाइट करता है। सही है, तो जस्ट आफ्टर डॉन एंड बिफोर सनसेट। तो अभी के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है, होपिंग इट विल हेल्प।